नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने उत्तर प्रदेश विशेष के तहत देखो अपने यूपी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और को ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी को डेडिकेटेड है, अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखो यूपी पीएससी के लेवल के ये क्वेश्चन नहीं है। अब यूपी पीएससी के लेवल के यदि मैं बताऊँ आपको आगे के आने वाले वीडियो में, देखो ये आज आपका यूपी ट्रिपल एस सी का वीडियो जो है ये समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में मैं यूपी पीएससी के दो वीडियो आपको शेयर करूंगा यहाँ पर। कि दो वीडियो मैं आपको वहाँ भी मैं आपको 300 से लगभग 350 क्वेश्चन वहाँ पर भी कवर कराऊंगा। यहाँ पर भी इस तरीके से सवाल बनते हैं, लेकिन फिलहाल हम यूपी ट्रिपल एस सी के लेवल से पढ़ रहे हैं जो पैट यूपी जूनियर असिस्टेंट वीडियो स्टाफ नर्स फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि वगैरह में यहाँ पर पूछे गए सवाल हैं। तो ये जो आपका आज लेक्चर नंबर होगा ये 12 होगा। 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वहां पर भी उन्हें देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज क्वेश्चन नंबर 151 से। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला दिवस कहाँ लगता है? देखो गढ़ मेला उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में लगता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल आप जानते ही हैं 660 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो आपका सी लगेगा, गढ़ मुक्तेश्वरा। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है, गंगा नदी के किनारे, और यहीं पर गंगा जी का मंदिर भी है। और देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं, 86 मेले लगते हैं। और इलाहाबाद में जानते हैं आप कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट, भव्य जैन स्तूप अवशेषों को कंकाली टीला के पास खोदकर किसने निकाला था? तो कहाँ निकाले गए थे? तो ये निकाले गए थे मथुरा में। मथुरा में खुदाई हुई थी 1890-91 के आसपास। और 1890-91 के आसपास जो खुदाई की थी वो की थी फूरर साहब ने। फूरर फूरर के नेतृत्व में खुदाई की गई थी यहाँ पर। तो आंसर इसका सी होगा। तो कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है जो कंकाली देवी का मंदिर भी है। और इसकी जो खोज हुई थी 1890-91 में फूरर के नेतृत्व में की गई थी। जैन में जौनपुर में के निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। तो अटाला मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो इब्राहिम सरकी ने करवाया था। ये जौनपुर का अंतिम शासक था, इसी ने ही अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद जो भारत के प्रमुख पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक स्थल भी बना हुआ है। और अटाला मस्जिद की वास्तु शैली जो है वो सरकी शैली है। अर्थात जौनपुर में कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो सरकी शैली का निर्माण हुआ था जौनपुर में। और जौनपुर को ही भारत में सिराज हिंद की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र उस समय यही था। और जौनपुर का जो प्राचीन नाम था वो था यवनपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे? देखो जितने भी घाट हैं वो ज्यादातर कहाँ हैं? वो आपके वाराणसी में मिलेंगे। और वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यहीं पर ही अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशमेश घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? देखो ये है मथुरा जिले के वृंदावन शहर में। तो आंसर आपका सी लगेगा। बांके बिहारी मंदिर जो है वो वृंदावन में है। इसकी स्थापना जो की थी स्वामी हरिदास ने की थी। देखिए सारनाथ में क्या है? देखो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी में बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। वाराणसी में ही साख भाजी केंद्र है। और आगरा में ताजमहल है। कैलाश मेला यहीं लगता है। बटेश्वर मेला यहीं लगता है। पशु मेला यहीं लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है? तो ये भी आपका जो मिलेगा आपको वृंदावन में ही मिलेगा। 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर, इन्होंने ही इसका निर्माण भी करवाया था। तो नेक्स्ट है सारनाथ, वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत अधिक नजदीक है? तो कोई ये सारनाथ जो है वाराणसी के सबसे अधिक नजदीक है। तो आंसर आपका डी होगा। तो देखो सारनाथ को ही हम क्या कहते हैं? ऋषि पतनम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने जो अज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। और इसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, अर्थात महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और सारनाथ के अलावा महात्मा बुद्ध ने कौशल में भी, वैशाली में, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए थे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा जो थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उद्यम थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना
पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो सारनाथ में रखी थी, क्योंकि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो आधारशिला भी कहाँ रखी गई? सारनाथ में ही। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव डाली थी, तो सारनाथ में ही डाली थी इन्होंने अपनी कार्यविधि की नींव। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? देखो काशी जो है, काशी अर्थात वाराणसी, तो ये है गंगा नदी के बाएं तट पर। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखो इखलास खान का जो रोजा है वो बदायूं में है। ये इखलास खान की पत्नी के द्वारा ही बनवाया गया था। तो इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। ये नवाब इखलास खान की बेगम के ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण करवाया, और इखलास खां के रोजा का इसे नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण यदि हम मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार देखें तो 1094 संवत में हुआ था, हिजरी में हुआ था। और यदि मैं सन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से देखें तो 1690 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात गौतम बुद्ध यहाँ पर मारे गए थे या मर गए थे। नेक्स्ट, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, और बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी यहाँ पर 483 ईस्वी में यहीं पर ही हुई थी। और यहीं पर ही कुशीनगर में ही है रामभर स्तूप। इसी रामभर स्तूप में ही बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। नेक्स्ट है कुशीनगर बौद्धों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, क्योंकि यहाँ पर जो रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप क्यों है? रामभर स्तूप का जो है, रामभर स्तूप में ही बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। बड़ा इमामबाड़ा का स्मारक स्थल कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है, छोटा इमामबाड़ा जो है, वो भी दोनों ही आपके लखनऊ में है। इसी बड़े इमामबाड़े को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। भूल भुलैया आसाफुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था, तो आंसर आपका ए होगा। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो 1784 में इसका निर्माण करवाया। और इसमें एक गोल गुंबद है, गोल गुंबद नुमा 50 मीटर और 15 मीटर ऊंचा हॉल बना हुआ है इसमें। अब देखो इसमें एक मस्जिद भी है, असरी मस्जिद, और इसी असरी मस्जिद में किसी भी गैर गैर मुस्लिम को जाने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये आपका सीतापुर में है। लखनऊ के साथ सीमा लगी हुई है सीतापुर की। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है, गोमती नदी के बाएं तट पर है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है, और पुराणों तथा महाभारतों में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषियों ने को वेद व्यास के शिष्य थे सूत ऋषि। सूत ऋषि ने ही महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाई थी अन्य ऋषियों को। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो कथक की उत्पत्ति जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। अब इससे तीन घराने संबंधित हैं। तीन घराने कौन कौन से? जैसे आपका लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। और इससे प्रमुख व्यक्ति कौन है? देखो कथक से तो बिरजू महाराज कथक है, नर्तक नर्तक हैं। शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और बिंदादिन महाराज, ये ही इससे संबंधित है। नेक्स्ट, कला मथुरा की स्टेंसिलिंग पारंपरिक कला कौन सी है? तो मथुरा की जो स्टेंसिलिंग कला है वो सांझी कला। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। सांझी कला मथुरा की स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई थी। यह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का वही शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। अब कथक देखो उत्तर प्रदेश भारत में 8 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जरा। देखो पहला है कथक आपका, कथक है उत्तर प्रदेश में। भरतनाट्यम है तमिलनाडु में। कथकली है केरल का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ओडिसी है उड़ीसा का। सत्रिया है असम का। मणिपुरी है मणिपुर का। और मोहिनी अट्टम है आपका केरल का। नेक्स्ट, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो आंसर आपका ए होगा इसमें। तो देखो नौटंकी कहाँ कहाँ ज्यादातर प्रचलित है? जैसे हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी और बाराबंकी। नेक्स्ट, महाकुंभ मेले की तिथियां खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। जो 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, और अर्ध ये तो महाकुंभ कहा जाता है अब तो इसे वर्तमान में। महाकुंभ और कुंभ कब लगता है? कुंभ लगता है 6वें वर्ष पर, और महाकुंभ लगता है 12वें वर्ष पर। अब देखो कुंभ मेले जो लगते हैं वो 4 जगह लगते हैं। ऐसे आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। ऐसे आपका मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गंगा नदी के तट पर इलाहाबाद में। और फिर और उत्तराखंड में देखेंगे तो
गंगा नदी के तट पर ही हरिद्वार में ये मेले लगते हैं आपके। नेक्स्ट। तो महाकुंभ मेले की तिथि जो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। और ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति की कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि के प्रवेश के साथ जुड़ा है। जैसे देखें तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और आपका प्रयागराज है। नेक्स्ट। तो 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ मेले के बीच का 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो कथक का जो है वो मूल रूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश ही है। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। जैसे शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अंग प्रत्यंग मनोभाव के साथ की गई नियंत्रित गति को नृत्य कहा जाता है। और भरतमुनि का नाट्य शास्त्र नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। तो भारत में क्या है कि 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे एक तो शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य, लोक और जनजातीय नृत्य होता है। तो 8 प्रकार के भारतीय शास्त्रीय पाए जाते हैं। पीछे ही मैंने आपको बताया, कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, और ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया असम का है। नेक्स्ट। ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। देखो ब्रोकेड जो है वो किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो वो है आपकी ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है आपकी। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो वो ये कहा क्या है बटेश्वर मेला? पीछे बताया कि कहाँ लगता है, ये आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में, यह कह लो कि आगरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका लगता है। और ये जो है यहाँ पर पशु मेला या पशुधन मेले के लिए प्रसिद्ध होता है। तो आंसर इसका बी होगा। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? तो फैयाज खान द्वारा स्थापित जो रंगीला रंगीला घराना था वो आपका आगरा में है। ठीक है। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीत विदों के मतानुसार इसका संस्थापक हाजी सुजान खान को माना जाता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो नृत्य नाटक कौन है? तो ये है आपका स्वांग। उत्तर प्रदेश में प्रमुख है स्वांग आपका। नेक्स्ट। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति ही किया जाता है। स्वांग कलाकारों विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भर कर आपसी संवादों गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट है हरदौल कथा। विशेष रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? तो हरदौल जो थे वो आप ऐसे कह लो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। हाँ जी, तो आंसर इसका क्या होगा? वो आपका बी होगा। तो हरदौल कथा विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है। तो बारिश के मौसम में होता है यहाँ पर झूला। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। झूला उत्तर प्रदेश बिहार का बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन है। नेक्स्ट है, नृत्य और संगीत की एक शैली की संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? देखो लखनऊ घराने को हम पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। डी आंसर। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अक्षर महाराज, सितारा देवी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। देखो दुमपुख्त जो है वो व्यंजन बनाने की एक विधि है, अर्थात भोजन बनाने की एक प्रमुख विधि है ये आपकी। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपकी, एक तरीके से देखेंगे तो दस्तरखान। तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की प्रक्रिया को दस्तरखान के नाम से जाना जाता है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बरसाने में। नेक्स्ट है, देखो राधा जी के बारे में प्रचलित है कि बरसाने की थी और इनका जन्म बरसाने से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह इस गांव का नाम था रावल। इनकी माता का नाम था कृतिदा और पिता का नाम था वृषभान।
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो काली मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो आजमगढ़ में बनते हैं, वो आज भी प्रसिद्ध है। तो 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया था। और आजमगढ़ जिले में 8 तहसील हैं, 22 ब्लॉक हैं और 11 विधानसभा सीटें हैं। और जबकि 2 लोकसभा सीटें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट, बधाई। बधाई कौन सी विधा है? तो वो बधाई जो है वो आपकी बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। बधाई बुंदेलखंड की एक लोक विधा है, लोक संगीत विधा है। पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। लठमार होली वो आपकी बरसाने की प्रसिद्ध है। तो लठमार होली कहाँ होती है? बरसाने में। तो लठमार होली बरसाने में खेली जाती है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों में, बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा की प्रेम की लीलाएं प्रचलित हैं। इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज भी खेली जाती है। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका फिर से वही लगाएंगे आप, बरसाना। सी आंसर। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो इसमें है देखो, कव्वाली नहीं है, रामलीला तो राम के इसमें है, गजल नहीं है तो रसिया। सी आंसर आपका। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला रामलीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। तो रामलीला में राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। जबकि कव्वाली जो है ये सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया था। इसमें 2 पक्ष गान करते हैं और इसमें जवाब गीत के माध्यम से ही दिया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो है आपका बिरहा। बी आंसर है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपका बिरहा है। ये कहाँ है? देखो, अन्य भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कजरी भी है, बिरहा, नट्टा, झूमर, सोहनी, राही, भरथरी, कव्वाली, रसिया और सोहर इत्यादि है। जबकि जो टप्पा है, टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है? तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। डी आंसर। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले लगते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा मेले 86 मेले लगते हैं यहाँ पर आपके मथुरा। नेक्स्ट, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष वो नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। डी आंसर लगेगा। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। नेक्स्ट है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लगते हैं। तो रामलीला और उत्तर प्रदेश के किसके उदाहरण है? रामलीला और रासलीला जो है ये आप देखेंगे, ये नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। तो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। आपका आंसर लगेगा इसमें बी। रामलीला उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से राम के जीवन पर आधारित नाटक है। यह प्राय विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। रासलीला या कृष्ण लीला में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटखेलियों की नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो महिला जो है अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। तो आंसर आपका सी लगेगा इसमें। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तक सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था। और यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काड़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। देखो, जो ऊपर मैंने व्याख्या बताई है उसी का इसने क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पर। तो ये कौन सा है? ये आपका चरकुला है। तो चरकुला में 108 दीपक रखे जाते हैं। तो आंसर आपका बी। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका ब्रज से संबंधित है। आपका प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में से संबंधित नहीं है? देखो, चरकुला है, कठपुतली नहीं है, मयूर भी है और रासलीला है। देखो, कठपुतली जो है ये आपका राजस्थान का है। राजस्थान। नेक्स्ट,
कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ये ध्यान रखना होगा। चरकुला, मयूर नृत्य, रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रम से प्रत्येक वर्ष लगते हैं। तो कुंभ मेला कब लगता है? तो 12वें वर्ष पर। अर्ध कुंभ अर्थात कुंभ को आधा कर दो तो छठे वर्ष पर। ये आंसर आपका इसका लगेगा। कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष पर, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक छठे वर्ष पर होता है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्ध कुंभ का नाम तो बदलकर कुंभ कर दिया और कुंभ का नाम बदलकर महाकुंभ कर दिया। ये ध्यान रखना है। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, आप जानती हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर होता है। नेक्स्ट है इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? तो वो कुंभ मनाया जाता है, आप देखेंगे। तो यदि आप आगे बढ़ेंगे तो बैसाख मेला भी यहीं मनाया जाता है, अर्ध मेला भी यहीं मनाया जाता है। तो क्या, नहीं सॉरी, माघ मेला भी यहीं मनाया जाता है। तो बैसाख सॉरी माघ में जो बैसाख मेला है वो आपका यहाँ नहीं मनाया जाता। तो आंसर आपका सी लगेगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर लोकगीत गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है, ए आंसर। सोहर लोकगीत का गायन घर में संतान के जन्म के अवसर पर किया जाता है। सोहर लोकगीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों, उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी यह भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है। इसी प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जो कि मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है। लोकगीत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए मनाया जाता है? तो यह है आपका सोहर। बच्चे के जन्मोत्सव पर ही गाया जाता है सोहर गीत। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये पाई डंडा। बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन पद्धति से भी है। और भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भगोरिया नृत्य कब किया जाता है? यह होली के दौरान किया जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियां अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, ये ध्यान रखना। सफेद धागों का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को हम क्या कहते हैं? उसको चिकनकारी कहते हैं। आंसर ये होगा, लखनऊ की प्रसिद्ध है चिकनकारी। तो चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई करने से। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों के समय में हुई थी, अर्थात नूरजहां के समय में हुई थी। यह सफेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपकी चिकनकारी। तो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो फिर से वही आंसर, लखनऊ इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीने में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। तो ये है आपका कजरी। मानसून अर्थात जो सावन का महीना होता है वहीं पर ही कजरी भी गाया जाता है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत है जो सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह के भाव का, वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से रागों की में बंदिशों की रचना की थी। तो किस उपनाम से? तो ये की थी इन्होंने प्राण पिया। प्राण पिया उपनाम से रागों में बंदिशों की रचना की थी विलायत हुसैन खान ने। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। रासलीला भी है, अहीर भी है, गिद्धा नहीं है। गिद्धा जो है वो पंजाब का है। अब प्रमुख मैं आपको लोक नृत्य बता देता हूँ कि कौन सा नृत्य कहाँ कहाँ होता है। जैसे आप देखेंगे कि असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, जैसे बिहू इंपॉर्टेंट है, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, खेल गोपाल। और गुजरात में, गुजरात का है गरबा और डांडिया। जम्मू कश्मीर में राउफ, हिकात और मंदजास। उत्तर प्रदेश का है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहीर नृत्य और कजरी। पंजाब का है गिद्धा या गिद्ध भी बोलते हैं और भांगड़ा। कर्नाटक का है यक्षगान और कुर्गा। नेक्स्ट, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसमें छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो पृथ्वी नहीं, आग नहीं और पेड़ नहीं, तो रवि अर्थात रवि का देखो सूर्य का पर्यायवाची कौन है? रवि। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। तो छठ पूजा भगवान सूर्य देव अर्थात रवि को समर्पित एक विशेष पर्व है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है।
स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाए जाने वाले त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले हैं? तो ये मिले आपके मिर्जापुर जिले से। आपका आंसर बी लगेगा इसमें। मिर्जापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, हल्दरिया, लोहरी इत्यादि से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जो चौक तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख संस्थान और संग्रहालय देख लेते हैं और विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का संपूर्ण रूप क्या है? तो बीएचयू होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका आंसर ए होगा। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। नेक्स्ट, तो यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थापना 1916 में और मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और एक ये क्या है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देखो, भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना जो हुई थी, कहने के लिए तो मॉरिस कॉलेज के नाम से 1926 में हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम 1960 में परिवर्तित कर भातखंडे संगीत संस्थान इसका नाम कर दिया गया था। वो यहाँ पर बताया भी गया है इसका। नेक्स्ट है आपका जगत गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? देखो, जो विकलांग विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला जो है वो आपका है, आपका चित्रकूट में। चित्रकूट में इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी। नेक्स्ट, तो जगत गुरु भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2001 में चित्रकूट में की गई। और श्री राघव जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया। वह स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं। इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया था। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख सकते हैं, विश्वविद्यालय का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कराना था। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्देश्यों में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना, विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1916 में स्थापित हुआ था। सीधा सा आंसर और सीधा सा सवाल। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय तथा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो ये जो आपका महाविद्यालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है। अब देखो, लखनऊ में बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं, अलग अलग रिसर्च सेंटर है लखनऊ में। जैसे देखो, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, भारतेंदु नाट्य अकेदमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेदमी, राज्य ललित कला अकेदमी, भातखंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम प्रावैधिक विश्वविद्यालय, ये सब आपके लखनऊ में ही स्थित है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन है बनारस में। आंसर इसका बी होगा। तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का एक विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्ण दास ने सन 1920 में की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इसे बोलते हैं CARI। तो ये है आपका बरेली, बरेली के इज्जत नगर में, इज्जत नगर शहर में है आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विविध विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक विशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? देखो, औद्योगिक जो विशालुता है वो है आपका लखनऊ में, पीछे ही मैंने आपको बताया था। अब कुछ अन्य संस्थान भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर चीनी है तो चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, जबकि गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सब्जी अनुसंधान संस्थान या इसे कोई शाक भाजी बोलते हैं, वाराणसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान है आपका नोएडा में। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय साहब ने 1916 में। देखो,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बसंत पंचमी के दिन की गई थी। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, पीडब्ल्यूडी पर्वतारोहण केंद्र, एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र और भारत कला भवन संचालित हैं। इसी में ये सब। तो बीएचयू किस शहर में स्थित है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल होगा, अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में स्थित है। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? देखो, मूर्ति के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, सिरेमिक के क्षेत्र में, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में ये नहीं दिया जाता। तो आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। यह लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान को प्रोत्साहन देती है, जबकि फैशन डिजाइनिंग में ये छात्रवृत्ति नहीं देती। कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? देखो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह मेरठ में है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, इसे भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये मध्य प्रदेश में है। गौतम बुद्ध, ये भी है आपका। तो आंसर आपका जो बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट। तो भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। और जबकि बरकतुल्ला भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है, और 1988 में ही इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया था। और उसके बाद में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1965 में, और 2001 में हुई थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी अर्थात नेशनल अकेडमी आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? ये देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी ये लखनऊ में हुई थी। आंसर आपका बी होगा इसका। भारत में ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी, ध्यान रखना है। जबकि ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1962 में लखनऊ में। लेकिन यदि वो भारत की पूछे तो भारत की 5 अगस्त 1954 को हुई थी, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट, इसमें 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो कोई ये है कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म नाम पर यह नाम पड़ा है। कानपुर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर कर दिया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है, कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया। तो ये थे छत्रपति साहूजी महाराज, क्योंकि यही कहाँ रहते थे? कानपुर में रहते थे, कानपुर के बिठूर में रहते थे। इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो 1966 में स्थापित छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में हुई थी। और छत्रपति साहूजी मराठा राजवंश के शक्तिशाली शासक थे, और छत्रपति शिवाजी के पौत्र संभाजी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी शिव प्रसाद गुप्ता ने। काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने वाराणसी में की थी। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1981 को हुई थी, अर्थात जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, जब ही इसकी स्थापना हुई थी। और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता भगवान दास द्वारा की गई थी। और संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई, किंतु 1995 में इसका नाम बदल दिया गया और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? देखो, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका आगरा में देखने को मिलेगा। और मैं कुछ आपको और भी सेंटर बता देता हूँ कि संस्थान कौन कौन से हैं। जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पूछ रहा है देखो, तो कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान तो पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में उत्तराखंड में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान जो है वो आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो कौन सा है? तो वो है आपका ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और इसका जो आपका मुख्यालय है वो भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलेगा। तो
62 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कह लो कि 8 फरवरी 1962 को ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो ये था आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। डी आंसर। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? देखो भीमराव अंबेडकर संग्रहालय जो है वो आपका रामपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो पूरब का ऑक्सफोर्ड ये मैंने आपको पीछे ही बताया है, बनारस इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसे ही पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 2005 में मिला था। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? 1887 में स्थापना हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय स्थित है? तो चित्रकूट में रामभद्राचार्य वाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कानपुर में क्या है? देखो कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय है। यहीं पर लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। और कहाँ है? लखनऊ में ही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान है? अब बताओ। देखो भारतीय सरकरा की बात कर रहा है, गन्ना की नहीं। तो गन्ना पूछता तो लखनऊ जाते, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? कानपुर। सी आंसर। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है, जबकि वेस्टर्न यूपी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। नेशनल अकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? देखो उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण है आपका लखनऊ में। देखो लखनऊ तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये है आलमबाग। आलमबाग में ही है इसका, और आलमबाग में ही ये एक सिटी है लखनऊ की। नेक्स्ट, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2002 में हुई थी। तो कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। नेक्स्ट आपका, तो कब हुआ? 13 मई 2022 को पहला अमृत सरोवर का उसका उद्घाटन रामपुर जिले में हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? देखो कन्याओं से संबंधित है, कुछ ऑप्शन भी ऐसे ही होगा। तो इनके लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक को तय करने के लिए की गई थी, तो आंसर इसका डी होगा। कब हुई थी इसकी शुरुआत? देखो 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई कन्या सुमंगला योजना की। और इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत परिवार में कन्या जन्म लेगी तो उस परिवार को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसे स्नातक होने तक सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप में 6 चरणों में 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प। तो सबरी संकल्प जो चलाया गया था उत्तर प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, तो इसकी जो शुरुआत होती है प्रारंभ में 29 जिलों में होती है सबरी संकल्प के नाम से। और सबरी संकल्प योजनाओं के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए, ऐसी महिलाएं जिनका जीवन जो है वो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए शुरू की गई। 500 रुपये प्रति महीना 6 माह हेतु 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 6 माह के बाद नवजात बच्चों के 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये फिर से प्रति माह दिए जाएंगे, और प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा ये। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो, तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो, और उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? देखो यदि कोई लड़की स्कूल में 300 दिनों तक एब्सेंट रहती है तो उसको संपूर्ण संतुलित आहार प्रदान करने की ये पेशकश करती है। तो आंसर आपका इसमें डी होगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना की शुरुआत की गई। और किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका,
इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 24 फरवरी 2019 को हुई थी। घोषणा देखो 2018 में कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत 2019 में होती है। 6,000 रुपये प्रति वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान इनमें से किससे संबंधित है? देखो, दस्तक अभियान जो है वो जापानी, एक बुखार आया था जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसके उन्मूलन के लिए चलाया गया था ये। तो आंसर आपका ए होगा। कब शुरुआत हुई थी? देखो, फिलहाल में इसे 38, इससे जो जिले प्रभावित हुए थे, 38 जिले प्रभावित हुए थे, और दस्तक अभियान शुरू किया गया इसी के लिए। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार ने इंसेफ्लाइटिस को मात देने के लिए अपनाया। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया था, अर्थात घर से घर तक चलाया गया था। देखो, ये सवाल आने वाला तो है नहीं, जो 238 नंबर का है, क्योंकि बहुत पुराना सवाल है और करंट से रिलेट कर रहा है सवाल। तो लेकिन आपको ये अंदाजा लगेगा कि करंट अफेयर से किस प्रकार के सवाल पूछ लेता है आयोग। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितने धनराशि प्रदान की जाएगी? तो 30,000 रुपए की धनराशि यहाँ पर इनको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर का प्रारंभ किया गया था? तो 1880 A1880 का शुरुआत की गई थी। अब जैसे ये भी आपका, ये भी सवाल आपका नहीं आने वाला, ये भी करंट से रिलेट करेगा। जैसे कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी? तो ये था आपका आंसर इसका 12। वही 30,000 रुपए की जो राशि दी गई थी वो इसी के तहत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि? फिर से वही आपका 30,000 रुपए, आंसर ए होगा। तो हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? देखो, पहले मिलते थे 300 रुपये, लेकिन 300 से इसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में अब मिलते हैं इसमें 500 रुपये। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी जनवरी 2014 में, या ये कह लो 28 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो यही अभी आपको पीछे बताया कि 28 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कहां से लॉन्च किया था? तो ये हुई थी अपने ही लोकसभा क्षेत्र से, अर्थात जहां से ये सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सांसद कहाँ से हैं? वाराणसी से। तो इन्होंने इससे स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत भी वाराणसी से ही की थी। कब? 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है परमहंस योगा। अब देखो, प्रमुख व्यक्तित्व में आपके प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में, आंसर आपका सी होगा। तो परमहंस श्री योगानंद गिरी, इनको मुकुंद लाल घोष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन के शिक्षाओं के प्रसार के साथ 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 अपने अनुयायियों की क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो कानपुर के जो नेता थे वो थे नाना साहब। नेक्स्ट, अब देखो, अलग अलग तरीके से वो भी बता देता हूँ कि किसने कहाँ का नेतृत्व किया था। जैसे मैं आपसे कह दूं, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह का संबंध जो था वो बिहार से था। बहादुर शाह का संबंध दिल्ली से था। नाना साहब का संबंध कानपुर से था, और बेगम हजरत महल का संबंध जो था वो लखनऊ से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? ये है भीमसेन जोशी का नहीं, गुलाम अली का नहीं, गंगूबाई हंगल का नहीं, सिद्धेश्वरी देवी। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, डी आंसर। उन बनारस में 1908 में इनका जन्म, सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी जो नानी थी मैनाबाई ने किया था। और बचपन में युवा और अवस्था से गुजर जाने के बाद इन्होंने प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश में के किस शहर से हैं? तो इनका जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ था, इलाहाबाद। तो कब हुआ था जन्म इनका? देखो, 11 अक्टूबर 1942 को इनका जन्म हुआ था, और जिसमें
इन्हें देखो क्या क्या मिला है पुरस्कार, इन्होंने बहुत सारे जीते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में मिला इन्हें, 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, और इन्होंने पोलियो के उन्मूलन, दरवाजा बंद तथा डीडी किसान के ब्रांड एम्बेसडर भी ये रहे थे। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों के विरुद्ध जो खड़ी थी वो थी बेगम हजरत महल। तो आंसर इसका ए होगा। तो लखनऊ में अवध या अवध कह लो या लखनऊ कह दो, बात है कि 1857 में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। उस समय अवध की रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को की खुद संभाल लिया था, अर्थात प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो ये हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मठ के पुजारी भी हैं। नेक्स्ट, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर और मठ मुख्य पुजारी भी हैं, एक राजनेता भी हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें इनका जो पूरा नाम है वो अजय सिंह बिष्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1972 को पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। श्री आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत और अवैध नाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं ये। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ में के अध्यक्ष भी हैं? तो फिर से एक ही नाम होगा, योगी आदित्यनाथ साहब, डी आंसर। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है चीतू पांडु को, चीतू पांडे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने समांतर सरकार का गठन भी इन्होंने ही किया था बलिया में, असहयोग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो बलिया में इन्होंने अस्थायी सरकार का जो गठन किया था वो 10 अगस्त 1942 को किया था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था। तो प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो ये थे आपके पंडित किशन महाराज, डी आंसर होगा इसका। तो बनारस घराने के से प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में के जिले में कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को ने वर्ष 1973 में पद्मश्री, 1984 में केंद्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2008 में हुई। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। तो ये डी आंसर इसका। तो कब हुआ था इनका जन्म? 26 मार्च 1907 को हुआ था, फर्रुखाबाद में। एक संपन्न परिवार में होता। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे साध्य संगीत, क्षणदा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा, निहार इत्यादि हैं। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि का जो आश्रम है वो आपको मिलेगा ब्रह्मवृत्त में देखने को, बी आंसर। तो रामायण के रचयिता आदि आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित ये ब्रह्मवृत्त के, जिसे प्राचीन काल में हम क्या क्या जानते हैं? ब्रह्मवृत्त के नाम से ही जानते थे। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, लोकनाथ इलाहाबाद, सी आंसर। कब हुआ था? तो 1938 में इनका जन्म हुआ था। अद्यतन सामान्य ज्ञान है, जैसे अप टू डेट है, जो जनरल नॉलेज होती है उसको संबंधित है ये। तो 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गोरखपुर से हुई थी, और घोषणा कब हुई थी? 2018 में हुई थी। लेकिन शुरुआत कब से होती है? तो 2019 से इसको ये खाते में भेजा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए दिए जाएंगे एक साल में, और वो भी किसमें? 3 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं, प्रत्येक चौथे महीने पर किस्त दी जाती है। तो इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक थी? तो जो सबसे विकसित होगा, और सबसे विकसित कौन है? गौतम बुद्ध नगर। इसकी जीडीपी जो रहा है वो हमेशा ही अधिक रहती है, तो जीडीपी गौतम बुद्ध नगर की सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रति व्यक्ति घरेलू जीडीपी सर्वाधिक है। 2018 में इस जिले की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो थी वो 3,68,081 थी, जबकि मेरठ दूसरे स्थान पर था। और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भी उत्तर प्रदेश में यह जिला प्रति व्यक्ति आय के संबंध में जैसे 6,000 6,71,000 जीडीपी के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा था। 2022 में भी
जीडीपी के मामले में गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर है। 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो घरेलू पर्यटकों के मामले में ये आपका बी है, दूसरा है। मतलब सबसे ज्यादा पर्यटन दूसरे स्थान पर कहाँ आए थे, तो वो उत्तर प्रदेश में आए थे। यदि मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज्यादा पहले नंबर पर कौन था, तो तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर था कर्नाटक। दूसरे स्थान पर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, और चौथे स्थान जो था वो आंध्र प्रदेश का रहा। ये करंट से ज्यादा है, पुराना सवाल है, तो इसे देखो, लेकिन ये आपको अंदाजा लगेगा कि सवाल किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं करंट से। तो उत्तर प्रदेश का 2011-12 से 2018-19 के बीच में सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो ये जो वृद्धि दर हुई थी वो 11.3% की हुई थी। बिल्कुल याद मत रखना, नया डेटा याद रखना है आपको। इसे भी नहीं, इसे भी छोड़ सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर क्या थी? देखो 2016 में उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो थी वो आपकी 43 थी। लेकिन अब यदि मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में ये घटकर जो हो गई है वो 38 हो गई। नेक्स्ट। तो हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया था वो भारत भारती पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत भारती पुरस्कार ही है। तो हिंदी में 2014 में उच्चतर पुरस्कार भारत भारती 14 सितंबर 2015 को हिंदी के महान साहित्यकार काशीनाथ सिंह को दिया गया। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। काशीनाथ का प्रमुख उपन्यास जो है वो काशी का 80 है, ये ध्यान रखना। और उपन्यास पर फिल्म जो बनी है मोहल्ला 80 पर भी बनी है। तो 2021 का भारत भारती पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। इस सवाल को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पुराना सवाल है, ये भी करंट से रिलेट कर रहा है। जो नए सवाल हैं जो आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये भी नहीं पढ़ना आपको। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा से संबंधित जानकारी हेतु IVRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर से संपर्क किया जा सकता है? तो ये टेलीफोन नंबर जो दिया गया था वो दिया गया था 149। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। ये भी नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट है, ये भी नहीं। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगी। किस पर्यटन को, किस क्षेत्र में बढ़ावा देगी? तो ये जो देगी, ये जो नीति लाई गई है विमानन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। एक तो उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा आधार आईटी और आईटीआई ऐसे उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। तो इसमें कौन सा विभाग ऐसा विभाग होगा? तो ये है आपका कौशल पूर्ण श्रमिक। आंसर आपका सी होगा। ये भी नहीं पढ़ना आपको। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में, अब डेड डेस्क लगाया, इसने क्या छोड़ा वो देखते हैं। तो कुछ सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। तो कौन सा ढांचा है? विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने के लिए कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? देखो ये जो सवाल है ये करंट से फिर से रिलेट करेगा। यदि मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकायुक्त, तो ये जो लोकायुक्त थे वो NK मेहरोत्रा थे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अब आप इसको मत याद रखना, जो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ वो ध्यान रख लेना। जैसे उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो है वो संजय मिश्रा। और ये भी ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल थे। ये ध्यान रखना। और इनका लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है उत्तर प्रदेश में वो 8 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट, अगला भी नहीं पढ़ना आपको। नेक्स्ट है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य विविध है ये आपका। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का जो उद्देश्य है वो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं को में वृद्धि करना है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? वाराणसी में। आंसर आपका इसका ए होगा। तो प्रश्नकाल के समय क्या होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारकों जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में। दोनों इमामबाड़े लखनऊ में, बड़ा भी और छोटा भी। बड़ा इमामबाड़े का निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था।
ये आप देख रहे हैं, बड़ा इमामबाड़ा का आशापुर ने करवाया था। इसमें एक आसफी मस्जिद भी है जिसमें गैर मुस्लिमों को जाने की परमिशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव जो मनाया जाता है वो आगरा में मनाया जाता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो ताज महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? आगरा में ही बनाया जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है सिडबी को। नेक्स्ट, तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक आकांक्षात्मक परियोजना है जो भारतीय एयर स्पेस तथा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखती है। यूपी डीआईसी में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थान जो देगा वो सिडबी देगा। इसे बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले की उद्भूत मानी जाती है? तो आम की लंगड़ा किस्म जो है वो आपकी वाराणसी की प्रसिद्ध है। डी आंसर होगा। हमें प्रमुख उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आम कहाँ मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दशहरी आम के लिए लखनऊ और मलिहाबाद प्रसिद्ध है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर प्रसिद्ध है। अल्फांसो आम के लिए रत्नागिरी महाराष्ट्र का है। केसर आम जूनागढ़ गुजरात का है। और हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद अर्थात पश्चिम बंगाल का है। बादामी आम कर्नाटक का प्रसिद्ध है। सफेदा आम आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आप भली भांति जानते हैं, पलाश। डी आंसर। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस और क्रोच है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में दो मछली और एक तीर का निशान है, जिसे 1938 में स्वीकृत कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये है आपका ऊपरी गंगा नदी। डी आंसर। और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऊपरी गंगा नहर जो है वो बुलंदशहर में 2005 में स्थापित। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। जैसे सरसई नवार झील इटावा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। और सूर सरोवर कीथम झील आगरा में मिलेगी आपको देखने। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद इसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद आपको जानते हैं जौनपुर में स्थित है। सी आंसर इसका। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। और अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है, अर्थात ये सरकी शैली में बनी हुई है। तो सरकी शैली की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है? जौनपुर में। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो ये अवध के नवाब कहे जाते थे सब। तो सी आंसर होगा। अवध के शासकों ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत उल्ला खां बुरहान मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था, अर्थात कुशासन का आरोप लगाया था इसने। कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य का इसे हिस्सा बना लिया था। इसी वजह से जो बेगम हजरत महल थी इनकी पत्नी, उन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ की तरफ से भाग लिया था। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश में कितनी जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? तो इनकी पहचान की गई है 8 की। अब 8 भी आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से होंगे। जैसे बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट, आप इसको जरूर ध्यान रखना। कौन कौन से जिले पूछ सकता है कि आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक नहीं देगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। तो आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आगरा का पेठा प्रमुख है। तो आंसर आपका सी होगा। पेठा आगरा की सबसे महत्वपूर्ण मशहूर मिठाई है जो पूरे भारत में विख्यात है। आगरा शहर की स्थापना लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने की थी। 16वीं शताब्दी में की गई थी। आगरा का ताजमहल और आगरा का किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर से शुरू की गई है? तो ये है जो आप शुरू की है 1090, इससे शुरू की है। आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो सब किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? हिंदू धर्म के, लगभग 80% आप मानेंगे। जैसे कंप्लीट याद रखें तो 79.73% है हिंदू। मुस्लिम है 19.26, सिख हैं 0.32% और ईसाई है वहां पर
0.18%, जैन है 0.11%, और बौद्ध है वहां पर 0.10% और अन्य को ले लें तो 0.0% है। ये सब क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ऑप्शन के अनुसार संस्कृत। संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। यस। बेटा, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उनके नदियों से मेल खाता है? अभी ऐसे सवालों में जो आपको आता हो सबसे पहले उसी को हिट कर लो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि जो आप इसमें जरा मैच कराने का इसमें प्रयास करो। जैसे मैं आपसे कह दूं गंगा नदी, गंगा नदी में कौन है? बिठूर। कानपुर किस नदी के तट पर है? गंगा। तो बिठूर कहाँ है? कानपुर में ही। तो ए का दो देख लो आप। ए का दो तो देखो ना, तो अब आपका सी बनेगा ना ही आपका ए बनेगा। ए, बी और डी में से कोई होगा। तो फिर मैं आपसे कह दूं राप्ती नदी। तो राप्ती नदी गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर ही है। तो बी का आप सी का 4 बना लो। और जब आप इसमें, सॉरी राप्ती नहीं, गोमती नहीं, ये बी का 4 बना लो। तो गोमती नदी राप्ती नदी के तट पर कौन है? गोरखपुर बसा हुआ है। तो आपका बी का इसमें 4 बनेगा। तो बी का 4, अब देखो ये तो पहले ही कट चुका है सी, तो बी का 4 अब केवल एक में बचा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इस तरह से? बी। उसी प्रकार आप लगा सकते हैं। तो सी का क्या बनेगा? गोमती नदी के तट पर जौनपुर बसा हुआ है, सई नदी के तट पर वो प्रतापगढ़ बसा हुआ है। नेक्स्ट, जैसे गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सई और प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? अर्थात आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो ये जो है आपका एक तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का ही संकल्प है। आपका सी आंसर। नेक्स्ट है मिलान करना फिर से। जैसे देखो ये जो सवाल है उत्तर प्रदेश से तो मैच नहीं करता, लेकिन आया है तो फिर भी यहीं देख ही लेते हैं एक बार के लिए। जैसे नंगा पर्वत कहाँ है आपका? तो नंगा पर्वत जो मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा। नंदा देवी कहाँ है आपकी? तो नंदा देवी आप जानते हैं उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ए का 1, बी का 3। ए का 1 और बी का 3 आपका किस में मिलेगा? ए बी में मिलेगा। बी आंसर लग जाएगा आपका। जैसे नंगा पर्वत आपका जम्मू और कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा आपका सिक्किम में। तो ये तो हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। लगभग 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपका जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, दोनों वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एस सी। जैसे अपन देखेंगे जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा वहां पर ये बहुत ज्यादा रोल निभाएंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जाने वाला है। और ये भी ध्यान रखना कि जो मैं आपको यूपी पीएससी के लेवल के सवाल कराऊंगा वो भी यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी से बाहर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको और भी अच्छा, आपको ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा इन सवालों को लेकर। तो इसी वजह से मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो यूपी पीएससी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूपी के, उनको भी आप जरूर देख के जाएं पेपर में जाने से पहले। तो ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। और यदि आप देखो लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो कि रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ में प्री और मेंस के लिए जो आप ये कह लो कि अक्टूबर महीने में आएंगे आपकी वैकेंसी। बीओ में आपकी जो होगी प्री और मेंस के लिए। यूपी पीसीएस में भी आपको प्री और मेंस के लिए। यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए। और हिंदी में भी आप देखेंगे तो यूपीपीएससी के लेवल से आपको नोट्स की आवश्यकता हो, या यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।